वो अजीब सा दिन था। मुस्तफ़ा कल से ऑफिस के काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था। फिजान साहिब के यहाँ जब बाबा साहिब की तबीयत खराब हुई तो वो उन्हें शाहजेब साहिब के हमरा फौरन हॉस्पिटल ले आए थे। सुहेल को फिजान साहिब ने कॉल करके मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह कर दिया था और कल से वो अब तक उन लोगों के साथ ही थे। बाबा साहिब की तबीयत कुछ संभली थी, मगर अब ऐसी भी न थी कि वो बहुत देर तक बातों में लगे रहते। वो आराम करने लगे तो फिजान साहिब सबके साथ लाउंज में आ बैठे। वो अभी बाकायदा तौर पर किसी से मुतारिफ ना हुए थे, बस अपने बारे में ही सबको बताया था। खुद पर बीतने वाली कहानी सुनाई थी। शाहजेब साहिब एक एक करके उनको सबसे मुतारिफ करा रहे थे। सबका बताते बताते जब शहवार की बारी आई तो वो साकत हो गए। कितना अजीब लम्हा था। वो एक बाप से उसकी बेटी को मुतारफ कराने वाले थे, जिसके वजूद से वो बाप कतई बेखबर था। शहवार बेटा इधर आओ। शहवार, जो इस सारे अरसे में बामुश्किल खुद पर काबू पाए हुए थी, रो रो कर अलबत्ता चेहरा सुर्खी माइल हो गया था। शाहजेब साहिब के पुकारने पर उनके पास आ रुकी थी। ये शहवार है, हमारी बहू। उन्होंने शहवार के सर पर हाथ रखकर फिजान साहिब के सामने किया तो वो कई पल तक साकत रहे। शहवार की सुर्खी माइल आंखें और कपकपाते होंठ, शहवार के वजूद में उन्हें कोई जीता जागता वजूद दिखाई दिया तो चौंके। लाला रूह, उनके लब हिले और शहवार दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी तो शाहजेब साहिब ने बहुत मोहब्बत से उसे साथ लगा लिया। वो इस वक्त शहवार की कैफियत समझ सकते थे, जबकि फिजान साहिब उलझे थे। फिजान भाई, दिल थाम कर रखिएगा। आपके लिए हमारे पास कुछ ऐसी खुशखबरी है कि आप शायद सुनकर हवास बाख्ता हो जाएं। जोहरा पुप्पो ने नम आंखों से करीब आकर कहा तो उन्होंने हैरत से देखा। मैं समझा नहीं। कहानी तवील है, सुनाने में वक्त लगेगा। बस ये समझ लें कि इस वक्त आपके सामने जो बच्ची खड़ी है वो कोई और नहीं, आपकी अपनी हकीकी बेटी आयशा है। शाहजेब साहिब ने बाजू से थामकर शहवार को फिजान साहिब के सामने किया। क्या? उनकी आंखें फटी और वो हैरत से गुंग रह गए, जबकि शहवार के रोने में शिद्दत आ गई थी। और फिजान साहिब, वो तो हैरत से गुंग नित नए इंकशाफात होते देख रहे थे। और जब सारी कहानी खुली तो वो बेकरार से हो गए। एक बेटी उनकी आंखों के सामने थी, लेकिन अपने बाकी दोनों बच्चों के लिए वो कैसे तड़पते रहे थे वो नहीं बता सकते थे। शहवार को सीने से लगाया तो गोया सीने में ठंड सी पड़ गई थी। एक तवील हिजर आबला पा चलते गुजारा था। वो तो बेटी के साथ साथ बेटे का सुनकर ही बेचैन हो गए थे। शहवार तो आज जैसे जिंदगी भर का सुकून महसूस कर रही थी। उसे अपना वजूद बहुत मोतबर सा लगने लगा था। उसके साथ ना सिर्फ बाप जैसी घनी छां थी, बल्कि भाई जैसा तवाना वजूद भी था। और वो जितना भी खुश होती कम था। मुझे अपने बच्चे से अभी मिलना है। कहाँ रहते हैं अफशां और उसकी फैमिली? मुझे अभी ले चलें। वो जब तक बेखबर थे तो परवाह न थी, और अब जब सब जान लेने के बाद हकीकत खुली तो कैसे दूर रह सकते थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर उन तक पहुंच जाते। और वलीद, दीगर घर वाले फिजान साहिब के वजूद से कतई बेखबर थे। फिजान साहिब के वजूद की कहानी तो अभी इन लोगों को ही पता चली थी। हम आपको उनकी तरफ ले चलते हैं। शाहजेब साहिब ने तसल्ली दी तो वो बेचैनी से वहां जाने के मुंतजिर हो गए। शहवार को उन्होंने बदस्तूर सीने से लगा रखा था, और वो भी सदियों की तरसी हुई एक पल को भी बाप से जुदा होने को तैयार न थी। वो जिस वक्त वलीद की तरफ पहुंचे दोपहर हो गई थी। शहवार ने वलीद को पहले ही कॉल करके घर आने का कह दिया था। वो लोग वहां पहुंचे तो सभी मौजूद थे। शहवार के साथ चलते हुए वो जब अंदर दाखिल हुए तो जिया साहिब के साथ वहां मौजूद अफशां सिकंदर को देखकर साकत रह गए थे। सिकंदर? उनके लब हिले और फिजान साहिब ने भी अफशां, जिया और वकार और सबूही सबको पहचान लिया था। पहचान तो इन लोगों ने भी लिया था, लेकिन वो सब हैरत ज़दा थे। मरने वाला जिंदा कैसे हो सकता है? वो परेशान थे। एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। सभी बेकार से हिले।
गिले शिकवे माजी को दोहराया जा रहा था। फिजान साहिब वलीद से मिलकर कई लम्हों तक साकत रहे और वलीद भी हैरत से गूंग था। उसका बाप जिंदा था, कैसी अनहोनी हुई थी, ये दिल यकीन करने पर आमादा ही ना था। लेकिन सामने खड़ा वजूद एक हकीकत था। अगर सबूही, वकार, ज़िया और अफशां पहचान ना चुके होते तो वो मानने से इनकार कर देता। लेकिन इनकार करता भी तो कैसे? वो अपने वजूद से कैसे मुनकिर हो जाता कि उसके वजूद की शुबाहत उसके बाप के वजूद से साफ दिखाई दे रही थी। आज तो जैसे इंकशाफात का दिन था, एक के बाद एक इंकशाफ हो रहा था। अना हैरत से गुंग इस पल बदलती सूरत हाल को देख रही थी। फिजान साहिब ने कॉल करके सुहेल को राबिया और बाकी सब को लेकर ज़िया की तरफ आने का कहा था। वलीद ने एड्रेस समझाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ देर बाद फिजान साहिब इन सब को जिस वजूद से मिलवाने वाले हैं वो कौन है। फिजान साहिब ने सबको अपनी कहानी तो सुना दी थी, लेकिन राबिया की असलियत के बारे में ना बता सके थे। लेकिन अब इन लोगों से कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं था। सुहेल, सुरैया बेगम और भाभी के हमरा राबिया वहां आई तो फिजान साहिब ने खुद आगे भर कर अपनी बेटी को सबके सामने ला खड़ा किया। सभी ने उलझ कर देखा। ये राबिया है, मेरी और लाला रुख की बेटी, उन्होंने बहुत संजीदगी से कहा। सभी चौंके थे, खसूसन वलीद और शहवार। लेकिन ये तो सुहेल की बहन है, शाहजेब साहिब ने हैरत से कहा। इसकी हकीकत भी आपको बता देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जहां लाला रुख और मेरे बाकी दोनों बच्चे मुझसे बिछड़ गए थे, वहीं मौजज़ाती तौर पर मेरी बच्ची राबिया बच गई थी। और ना जिंदा बच गई थी, बल्कि मेरे जिंदा रहने की आस और उम्मीद थी मेरी ये बच्ची। उनके अल्फाज पर सभी ने उलझ कर राबिया को देखा और फिर उसके बाद उन्होंने वो सब बता दिया, जिसकी वजह से राबिया उनकी बजाय सुरैया बेगम की बेटी कहलाए जाने पर मजबूर हो गई थी। अजीब सा मंजर था और अजीब सी सूरत हाल। राबिया तो इतने सारे रिश्ते एकदम मिल जाने पर बेहद पुरजोश सी हो गई थी। वलीद और शहवार का भी मारे खुशी के बुरा हाल था। सब कुछ खुल चुका था, सभी खुश और पुरसुकून थे। अब कोई राज ना रहा था, लेकिन सभी के दिलो दिमाग में सवालात गर्दिश कर रहे थे। आखिर वो मरने वाले बच्चे कौन थे? मुस्तफ़ा वापस लौटा तो एक नई सूरत हाल देखकर हैरान रह गया। फिजान साहिब ना सिर्फ जिंदा थे, बल्कि उनकी दूसरी बेटी राबिया भी जिंदा थी। मुस्तफ़ा के केस में ये एक नया टर्न आया था। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जी चाहता है मैं इन तमाम लोगों को बताऊं जो मुझ पर तंज करते थे, मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मेरी किरदार कशी किया करते थे। लेकिन मैं कोई बेनामो निशान नहीं हूँ। मेरे पास भी वो सब रिश्ते हैं, बाप, भाई, बहन, वो सब रिश्ते जो इंसान की पहचान बनते हैं, उसका फख्र होते हैं। शहवार बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके हर अंदाज से जाहिर हो रही थी। फिजान साहिब रात फिलहाल बाबा साहिब की खातिर मुस्तफ़ा वहीं रुक गए थे और राबिया और वलीद भी हमरा थे। बाबा साहिब बेइंतहा खुश थे और उनको खुश देखकर बाकी सब घर वाले भी। मुस्तफ़ा तो ये नई सिचुएशन देखकर हैरत ज़दा भी था और खुश भी, और शहवार उससे तो जैसे खुशी संभाले नहीं जा रही थी। मुस्तफ़ा के सामने दिल की बात कह रही थी। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर मोहब्बत से देखा। आज शहवार के चेहरे की सुर्खी और रौनक देखने वाली थी। मुस्तफ़ा फिजान साहिब और राबिया से भी मिला था। राबिया तो मुतवक्का ससुराल में इस तरह आमद पर छबीनी सी थी। सबा और लाइबा के नरगे में वो काफी मजलूम और लाचार सी लग रही थी। सभी एक जगह जमा थे, बड़े अलबत्ता बाबा साहिब के कमरे में थे। अच्छा, सच सच बताएं भाभी, अब्बास भाई ने आपको किस तरह पटाया था? आयशा के लहजे में अज हद शरारत थी। देखो भाई, कोई भी मेरी बहन को कुछ नहीं कहेगा, वरना। शहवार ने फौरन राबिया का दफा किया। लो जी, मेंढकी को भी जुकाम हो गया है। सबा ने घूरा। ये मेंढकी किसको कहा है? शहवार ने फौरन बुरा माना। देखें मुस्तफ़ा भाई, हम तो शहवार को भली मानसी मखलूक समझते थे, लेकिन ये तो अच्छी खासी हाजिर जवाब हो चुकी है। सबा ने भाई के सामने दहाई दी। तुम्हारे भाई की मोहब्बत का असर है। शहवार ने दोनों को घूरा और मुस्तफ़ा के पास से उठकर राबिया के पहलू में बैठ गई।
उनसे ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, उसने राबिया को तसल्ली दी। मुस्तफ़ा हंस दिया था। तभी सजाद भाई अब्बास भाई का हाथ थामे कमरे में दाखिल हुए थे। अब्बास से राबिया का ये डायरेक्ट सामना था, वरना इन लोगों के यहाँ आने के बाद वो ज़्यादातर शहवार घर वालों के हमरा ही रही थी। लो जी, सदरे महफिल हाज़िर खिदमत हैं। अब जल्दी से भाभी साहिबा के पहलू में जगह खाली की जाए ताकि इज्जत माप बैठने का शरफ हासिल कर सकें। सजाद भाई पर शरारत सवार हुई, जबकि बाकी सब ने तालियां बजाकर दाद दी। अब्बास भाई की आमद से एकदम रौनक सी हो गई थी, जबकि अब्बास की आमद के बाद तो राबिया हकीकतन परेशान हुई थी। वो इतने सारे लोगों में इस माहौल की आदी ना थी। दोनों हथेलियां पसीने से तर होने लगी थी। सजाद ने अब्बास को उसके सामने ला खड़ा किया और अब राबिया के पहलू में बैठाने पर बाजिद था। राबिया के दाएं बाएं शहवार और लाइबा ने निशस्त जमा रखी थी। शहवार तो उठने पर राजी ना हुई, ताहम लाइबा ने कुछ नखरे दिखाए मगर जगह खाली कर दी। अब्बास राबिया के दाएं तरफ बैठा तो सभी ने शरारती नजरों से देखते हुए हुआ किया। बड़ी आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। सबा ने अपनी शरारती आवाज में शेर दागा तो सभी बेइख्तियार हंस दिए। मुझे नहीं बैठना यहाँ, राबिया शहवार के कान में मुनमुनाई। ये क्या खुसर फुसर हो रही है? सबा ने फौरन नोट किया। तुमसे मतलब? शहवार ने फौरन कहा। हैं? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, आज बहन क्या मिल गई है, तुमने तो आंखें माथे पर रख ली। ये मत भूलो तुम इससे पहले लड़के वालों की तरफ से थी। आयशा को जवाब हजम ना हुआ सो फौरन टोका तो शहवार हंस दी। लेकिन आज से मैं लड़की वाली हूँ। शहवार के तो आज रंग ही निराले थे। मुस्तफ़ा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक सोफे पर वो वलीद के हमरा बैठा सब इंजॉय कर रहा था। देख रहे हैं भाई अपनी बेगम के तेवर, सबा ने भी दहाई दी। भाई तुम इतने सारे बेचारी राबिया भाभी को घेर कर बैठ गए हो, अब मेरी मासूम सी बेगम अपनी बहन का दफा भी ना करे। ओह, सब ने घूरा तो शहवार ने मुंह चरा दिया। अच्छा सब छोड़ें, अब्बास भाई राबिया भाभी ने तो नहीं बताया, आप बताएं आपको ये सब कैसा लग रहा है? आई मीन इनको कज़न की हैसियत से और शहवार की बहन पाकर। सजाद भाई ने बड़े मुहज्जिब अंदाज में हाथ का माइक बनाकर अब्बास के सामने करते हुए कहा तो सब ने हंस कर देखा। अब्बास ने एक मुस्कुराती निगाह अपने पहलू में महकते वजूद पर डाली और फिर मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छा, बस इतना मुख्तसर जवाब? सजाद भाई को मायूसी हुई। तो क्या इस इवेंट पर मैं पूरी गजल कह दूं? अब्बास ने घूरा। कह भी सकते हैं, देखें भाई वो क्या कहते हैं कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। यहाँ सब के सब इंतहाई शरारत पर आमादा थे। सजाद के जवाब पर अब्बास हंस दिया। वैसे एक दो गजल तो जरूर होनी चाहिए इस खास मौके की मुनासबत से। सजाद का इसरार भरा। भाई मुझको तो माफ रखो, मुझे कोई गजल वजल नहीं आती। अब्बास ने इनकार किया। ये तो ज्यादती है। राबिया भाभी क्या सोचती होंगी कि वो पहली बार हमारे घर आई हैं और आपने उनकी शान में कुछ इजहार भी नहीं फरमाया। आयशा भी सजाद का साथ देने को फौरन मैदान में कूद दी। देखो भाई अगर ज्यादा तंग किया मेरी बहन को तो मैं माँ जी को बुला लूंगी। राबिया बेहद कंफ्यूज हो रही थी। सो शहवार ने आंखें दिखाई। राबिया का तमाम एतमाद आज तो जैसे पानी का बुलबुला बन कर रह गया था। वो अजहद घबरा रही थी। अब्बास ने एक बहुत पुरसुकून और एतमानान भरी निगाह राबिया पर डाली थी। तभी राबिया ने भी निगाह उठाकर देखा था। अब्बास के चेहरे पर एतमानान, एतमाद भरी मुस्कुराहट, मोहब्बत, खुशी की चमक और रोशनी थी। वो एक पल को मबहूत हुई थी। आयशा की शरारती निगाहों से भला ये एक पल कैसे छुप सकता था? सबसे नजर बचाकर वो मुझको कुछ ऐसे देखता। एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माओ साल भी। वो शरारत से गुनगुनाई थी। राबिया ने झींप कर सर झुकाया, जबकि अब्बास के वजूद में एक सरशारी सी लहराई थी। वो बहुत एतमानान से फैल कर बैठा था। तो तुम्हें क्या मसला है? बहन को देखा वो शरारत से हंस रही थी। ये सब बहुत बदतमीज हैं, आप मेरे साथ चलें। इधर रही तो ये ऐसे ही दुर्गत बनाते रहेंगे। शहवार ने राबिया का हाथ थाम कर खड़ा किया। ये तो फाउल है। सबा और आयशा फौरन चलाई। ये थक चुकी हैं। क्यों ठीक
कह रही हूँ ना मैं। शहवार ने फौरन बहाना बनाया। राबिया ने सर हिलाया तो वो सब के हुबा शोरबा शोर मचाने के बावजूद शहवार और राबिया को लेकर अपने कमरे में आ गई। ये सब कितना अच्छा लग रहा है ना, शहवार ने अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर बैठने के बाद कहा तो राबिया महज मुस्कुराई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ये इतने सारे रिश्ते बिल्कुल अचानक यूं इस तरह मिल जाएंगे। पहले वलीद भाई मिले और फिर अब आप और बाबा। मैं बहुत खुश हूँ। लगता है जैसे जिंदगी के तमाम गम मिट गए हैं। वाकई इसका खुशी से बुरा हाल था। मैं खुद हैरान हूँ। कुछ दिन पहले तक तो मैं खुद अपने असल रिश्ते के बारे में बेखबर थी। जब बाबा ने असल हकीकत बताई तो मैं हैरान रह गई थी। एकदम अचानक से कोई मामू का रिश्ता बाप के रिश्ते में बदल जाए, हैरानी तो होती है ना। लेकिन सब हकाइक ऐसे थे कि मैं सवाल उठा ही ना सकी थी। तब दिल में अपने भाई और बहन के साथ साथ हमेशा के लिए बिछड़ जाने वाली माँ का ख्याल आया था। इन सब पर होने वाले जुल्म पर मैं कितने दिनों तक मलाल कर रही थी, लेकिन सोचा ही न था कि यूं अचानक मुझे एकदम से बहन और भाई मिल जाएंगे, और वो भी सगे। हमारी जिंदगी में ये बड़ा फिल्मी सा ट्रैक है। काश ये रिश्ते मुझे बहुत पहले मिल चुके होते। आपने तो फिर एक घर, एक फैमिली, एक नाम के साथ जिंदगी गुजारी है, जबकि मुझे तो कुछ इल्म ही ना था कि ताबिंदा अम्मी ने जो बताया वही मेरे लिए सच था। लेकिन जुस्तजू होती थी कि काश मैं सब जान सकूं, अपने असल तक पहुंच सकूं, और आज मेरी ये ख्वाहिश मुकम्मल हो गई। राबिया का हाथ थाम कर वो फिर बहुत खुशी से कह रही थी, मैं खुद कुछ दिन पहले तक हर बात से बेखबर थी कि मेरे असल वालिदैन कौन हैं, और फिर जब बाबा ने वो सब बताया तो मैं खुद गुमसुम हो गई थी। फिर जो एहसास था वो बस यही था कि मेरे वालिदैन ने बहुत दुखों से भरी जिंदगी गुजारी है। शहवार हल्का सा मुस्कुराई। अब्बास भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत काइंड और मोहब्बत करने वाले। आदिला उनका इंतखाब थी, लेकिन मैं जानती हूँ आदिला के साथ उन्होंने एक पल भी खुशी का नहीं गुजारा था। आफाक की आमद भी आदिला को ना बदल सकी, और फिर उन्होंने तलाक ले ली। इस खानदान में तलाक पहला वाकया था, सो हर कोई अब्बास भाई और आफाक के मामले में बहुत कॉन्शियस था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप उनकी वाइफ बन रही हैं। मुझे यकीन है आप आफाक और अब्बास भाई की जिंदगी की हर महरूमी दूर कर देंगी। बहन का हाथ थाम कर शहवार ने खुलूसे दिल से कहा तो राबिया मुस्कुरा दी। आदिला जख्मी काशफा को एम्बुलेंस में फौरन हॉस्पिटल लेकर भागी थी। वो तन्हा सारी भाग दौड़ कर रही थी। ये खुदकुशी का केस था। आदिला अकेली सारे क्राइसिस से गुजर रही थी। पिछले 3 दिन से काशफा जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। कलाई काटने से उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया था। डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन उम्मीद की कोई किरण ना थी। वो सारी रात आदिला ने जो कभी अल्लाह के सामने ना गिड़गिड़ाई थी, उसने रो रो कर काशफा की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। लेकिन अगली सुबह की सफ़ेदी फैलते ही डॉक्टर ने उसे जब वो खबर सुनाई तो वो साकत रह गई थी। आई एम सॉरी, शी इज़ डेड। उसे नहीं इल्म था कि उसके बाद क्या क्या होता रहा। वो जब काशफा की डेड बॉडी लेकर घर पहुंची तो वहां काशफा की मैयत पर रोने वाला उसके सिवा कोई ना था। पुलिस के अलावा चंद इर्द गिर्द के लोग थे। बाप जेल में था और माँ मेंटल हॉस्पिटल में। वो अपनी हरामा नसीबी पर फूट फूट कर रो रही थी। वो जो रौनक महफिल थी, आज हालात की गर्दिश ने सब कुछ छीन लिया था। उसके बाप को पुलिस की तरफ से बेटी के जनाजे में शिरकत की इजाज़त मिल गई थी। रिश्तेदार तो थे नहीं, जो थे किसी से शायद वास्ता भी ना पड़ा था। दोस्त अहबाब वक्त की गर्दिश का शिकार हो गए थे। उसको तसल्ली दिलासा देने वाला कोई ना था। कोई कंधा ऐसा ना था जिस पर सर रख कर वो सिसक सकती। और अब्दुल कयूम को पुलिस ने आदिला से मिलने नहीं दिया था। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को दूर से देखकर तड़पते रहे थे। बहन का जनाजा उठा तो वो नीम जां सी हो गई थी। आज मकाफाते अमल था। उसके खानदान को वही मिल रहा था जो उन्होंने कभी दूसरों को दिया था। बाप को बेटी के जनाजे के बाद वापस पुलिस ले गई थी, और वो उस रात अपने ऊंचे आलीशान घर में बिल्कुल तन्हा 2 मुलाजमों के आसरे जिंदगी का एक नया रंग देख रही थी।
मुस्तफ़ा की कॉल आई थी। उसने बताया था कि काशफा ने खुदकुशी कर ली है। काशफा का ऐसा इबरतनाक अंजाम सुनकर वलीद तो हर कोई गुमसुम हो गया था। अब्दुल कयूम ने अपनी ज़िंदगी जुल्म और सितम करने और गलत कामों में गुजार दी थी और आखिरकार वो जेल की सलाखों के पीछे था। बीबी पागल खाने और औलाद तबाह बर्बाद हो चुकी थी। मकाम इबरत था सब के लिए। आने वाले दिनों में हर कोई इस वाक़ये को लेकर कई दिन तक अफसुर्दा रहा। अना खुद बेयकीन थी। उसने सुना कि काशफा की शक्ल बिगड़ चुकी है, लेकिन वो खुदकुशी कर लेगी ऐसा तो उसने कभी नहीं चाहा था। काशफा से लाख नफरत सही, लेकिन उसका ये अंजाम सबको दुखी कर गया था। अना गुमसुम सी थी। वलीद उस दिन उनकी तरफ आया तो वो लॉन की सीढ़ियों पर अफसुर्दा सी बैठी हुई थी। उसे गाड़ी से निकलते देखकर सीधी हुई। वलीद को जब से अपने बाप और बहन की खबर मिली थी, वो तब से उनके साथ ही ज्यादातर रह रहा था। बाबा साहिब की ख्वाहिश थी कि फिजान साहिब, वलीद और राबिया उनके साथ ही कयाम करें, लेकिन फिजान साहिब की खुददार तबीयत अभी ये कबूल नहीं कर पा रही थी। बाप को बाप की हैसियत से कबूल करना और बात थी, लेकिन उनके साथ हमेशा के लिए कयाम करना और बात थी। वो अभी भी खुद को उनकी दौलतो जायदाद और वरासत में हिस्सादार नहीं समझते थे, जबकि बाबा साहिब की ख्वाहिश थी कि वो उनके साथ हवेली में चल कर रहें। बाबा साहिब की तबीयत अब बेहतर थी। एक अरसे बाद वो खुद को बहुत तवाना और मजबूत महसूस करने लगे थे। वो वापस हवेली जाना चाहते थे, फिजान साहिब और उनके बच्चों के हमरा। अभी तक फिजान उनकी ख्वाहिश पर राबिया समेत शाहजेब साहिब के यहाँ कयाम पजीर थे। वलीद भी ज्यादातर उधर ही पाया जाता था। इस वक्त भी वो उधर किसी काम से आया था। अना को देखकर वो लॉन की सीढ़ियों की तरफ आ गया। कैसी हो? बहुत अरसे बाद वलीद बहुत नॉर्मल अंदाज में अना से बराह रास्त मुखातिब हुआ था। अना हैरत का शिकार हुई थी। उसने इस बात में सर हिलाया तो वलीद मुस्कुरा दिया। क्या कर रही हो आजकल? उसका अंदाज दोस्ताना था। अना कंफ्यूज होने लगी। कुछ नहीं, फाइनल ईयर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं तो उसी की तैयारी में हूँ। गुड। शहबार भी बता रही थी कि 1-2 दिन में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अना ने महज सर हिलाया। तभी अंदर से रोशी वहां चली आई। आप तो हमें भूल ही गए हैं। कितने दिनों बाद चक्कर लगा रहे हैं? वो यकीनन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आई थी। सलाम दुआ के बाद शिकवा किया। वलीद महज मुस्कुरा दिया। पागल हो? मैं क्यों भूलूंगा तुम सबको? बस वहाँ सभी का इसरार है कि इधर रहूं तो रुकना पड़ रहा है। वलीद ने मोहब्बत से रोशी के सर पर हाथ रख कर कहा तो उसने मुंह बना लिया। तो आप चले जाएंगे वहाँ हमेशा हमेशा के लिए? लहजे में अफसुर्दगी थी। बाबा साहिब को एक अरसे बाद बेटे की सूरत दिखाई दी है। उनका बस चले तो वो एक पल को भी हमें खुद से जुदा ना करें। वो तो बस बाबा की खुददारी है कि वो उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने पर आमादा नहीं हो रहे। वलीद और रोशी भी वहीं अना के साथ ही सीढ़ियों पर टिक गए थे। अना खामोशी से दोनों को सुन रही थी। फर्ज करें आपके वालिद अपने बाप की बात मान लेते हैं तो यकीनन आप भी उनके साथ ही जाएंगे ना? रोशी ने पूछा तो वलीद मुस्कुरा दिया। नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं जाऊंगा, इधर भी आता रहूंगा। रोशी ने अफसुर्दगी से देखा। वलीद ने मुस्कुराकर उसके सर पर थपथपाया। परेशान नहीं होते, मैं आता रहूंगा। रोशी ने महज सर हिलाया। अफसुर्दा तो अना भी थी। वो यहाँ था तो रोज दिखाई देता था और अब पता नहीं दिखाई देगा भी कि नहीं। बाकी सब लोग किधर हैं और बाबा कहाँ हैं? बाबा कमरे में हैं और बाकी अपने अपने कामों पर। कुछ खाएंगे? रोशी ने जवाब देकर पूछा तो वलीद ने सर हिला दिया। हाँ, चाय पिला दो, मैं बना कर लाती हूँ। रोशी उठकर चली गई तो वलीद ने अना को देखा। वो खामोशी से गोद में रखे हाथों को देख रही थी। चेहरे पर गहरी संजीदगी का अक्स था। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी शादी की तैयारी? वलीद का अंदाज नॉर्मल था। अना ने बहुत कुर्ब से देखा। उसे वलीद से ऐसे सवाल की कतई तवक्का ना थी। उसे लगा कि जैसे उसके जख्म एक बार फिर से हरे हो गए हैं। क्या हुआ? अना के चेहरे पर गहरे दुख की कैफियत देखकर एक पल को वलीद भी नादम हुआ था। अना खड़ी हो गई। वो बहुत पशेमान थी और रंजीदा भी। ऐसे में वलीद का ये सवाल उसे और ज्यादा दुखी कर गया था। आई एम सॉरी, तुम्हें शायद बुरा लगा। वलीद भी उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। मैं कई बार एक्सक्यूज कर चुकी हूँ, आप मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? उसके लहजे में दुख और नदामत थी। वलीद तो चंद पल के लिए अपनी जगह जम सा गया।
میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، آپ پر شک کرتی رہی، میں بہت گلٹی فیل کرتی ہوں، لیکن کاشفا چاہتی تھی کہ میں ایسا کروں۔ میں نے وہ سب کاشفا کی بلیک میلنگ میں آ کر کیا تھا۔ وہ دکھ سے سر جھکائے کہہ رہی تھی، اور ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ اوکے، اسے بھول جاؤ یار۔ ولید کا انداز ایک دم نارمل ہوا تھا۔ مسکرا کر کہا تو انا نے حیرت سے دیکھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے کیا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں تم سے خفا ہی نہیں، بس تھوڑا بہت غصہ تھا۔ رہ گئی کاشفا، اس کی اصلیت وہ سب کے سامنے ہے۔ اس نے جو بویا وہ کاٹ لیا، اور آخر کار موت اس کا مقدر بن گئی۔ مجھے اس کی اس قدر اذیت ناک موت پر بہت دکھ ہے۔ باحیثیت انسان میں افسردہ بھی ہوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ ولید نے حوصلہ افزا نگاہوں سے انا کو دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت میں کچھ امید کی کرن جاگی تھی۔ آپ واقعی مجھ سے خفا نہیں ہے نا؟ وہ پھر یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ کیا کسی اسٹامپ پیپر لکھ کر دوں؟ مسکرا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ آج بہت دنوں بعد اسے لگا کہ وہ مسکرائی ہے۔ حماد سے میری بات ہوئی تھی، کافی خوش ہے، وہ آج کل میں واپس آ رہا ہے۔ بابا صاحب کہہ رہے تھے کہ عباس بھائی کی شادی کے ساتھ ہی پھپھو شادی کرنا چاہتی ہیں تاکہ ولیمے کا فنکشن ایک ساتھ انجام پذیر ہو۔ ولید نے فوراً بات پلٹی تو انا کا رنگ ایک دم بدلا تھا، اس کے چہرے کی تمام جوت ایک دم بجھ گئی تھی۔ ویسے حماد کافی اچھا انتخاب ہے، تمہارے ساتھ بہت سوٹ کرے گا۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے انا کو بے حد برا لگا۔ اس کا چہرہ ایک دم تاریک سا ہو گیا، جبکہ ولید مسکرا رہا تھا۔ انا دکھ سے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ولید جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے یا محض اسے تنگ کر رہا ہے۔ وہ بس ولید کو دیکھ رہی تھی کہ روشی چائے کے لوازمات سے سجی ہوئی ٹرے اٹھائے ادھر چلی آئی۔ چائے تیار ہے، میں نے سوچا لون میں ہی بیٹھ کر پیتے ہیں۔ وہ چائے کی ٹرے لیے لون کی گھاس کی طرف بڑھی اور پھر اس نے ٹرے گھاس پر رکھ دی۔ آ جاؤ تم دونوں، کباب بھی فرائی کیے ہیں میں نے، ولید بھائی کو تو بہت پسند ہے نا؟ وہ دونوں کو کہہ رہی تھی۔ آ جاؤ تم بھی، تمہارے ساتھ مل کر بیٹھ کر چائے پیے بھی عرصہ بیت گیا ہے، اسی بہانے کچھ اچھا وقت گزار لیتے ہیں ہم بھی، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، جبکہ انا کو لگا وہ جان بوجھ کر اسے ستا رہا ہے۔ وہ کہہ کر روشی کی طرف بڑھا، جبکہ انا گمسم سی کھڑی دکھ سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ابو بکر کی شادی تھی۔ فیضان صاحب رابعہ کے ہمراہ سہیل کی طرف آ گئے تھے۔ ولید چند دن سے ضیاء صاحب کی طرف تھا۔ رابعہ ایک دن پہلے ہی ہادیہ کی طرف چلی گئی تھی۔ بارات ابو بکر کے اپارٹمنٹ میں جانی تھی۔ وہ لوگ تیار ہو کر ابو بکر کے اپارٹمنٹ میں ہی چلے آئے تھے۔ شہوار نے بھی عباس بھائی کے ہمراہ ہادیہ کی طرف سے آنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ فیضان صاحب نے ولید کو بھی بلوا لیا تھا۔ وہ بھی ابو بکر کی طرف آ گیا تھا۔ وہ سب ابو بکر سے ملے تھے۔ امجد خان بھی بما فیملی موجود تھا۔ امجد خان کو دیکھ کر فیضان چونکے تھے۔ انہیں یہ شکل دیکھی بھالی لگی تھی۔ امجد خان تم؟ امجد خان کا کافی ایکٹیو اور پالش انسان لگ رہا تھا۔ آپ سکندر احمد ہیں نا؟ امجد خان بھی ان کو پہچان گیا تھا۔ ہاں، انہوں نے سر ہلایا۔ میں خود بھی ملنا چاہتا تھا، لیکن میں ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہا تھا۔ آفس کے سلسلے میں کبھی یہاں تو کبھی وہاں جانا پڑ رہا تھا۔ آپ کو زندہ دیکھ کر اور سب بچوں کو زندہ پا کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ امجد خان واقعی بہت خوش لگ رہا تھا۔ آپ ابو بکر کے کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ بیٹا ہے میرا۔ وہ حیران ہوئے۔ ابو بکر کے ساتھ امجد خان کا نام جانتے ہوئے بھی وہ کبھی اندازہ نہ لگا سکے تھے کہ یہ وہی امجد خان ہوگا۔ بس میری دوسری شادی کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے تھے۔ میرا بیٹا بہت غصیلا اور خوددار ہے۔ بس ایک دن بغیر کچھ کہے سنے گھر سے نکل گیا تھا، اور جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں بہت تڑپا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے آخر کار مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیا۔ فیضان صاحب ساری کہانی سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ابو بکر سہیل کا دوست ہے۔ سہیل اور اس کی والدہ ہی وہ لوگ ہیں جن کے گھر نے مجھے پناہ دی اور پھر مجھے اور میری بیٹی کو زندہ رہنے کی لگن دی۔ فیضان صاحب اپنی یہاں موجودگی کا سبب بتانے کے ساتھ ساتھ انہیں اور بھی بہت کچھ بتاتے گئے، اپنے ماضی سے متعلق، ابو بکر کے بارے اور وہ سب کچھ جو ان کے ساتھ بیتا تھا۔ آپ مصطفیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ امجد خان مسکرایا۔ آپ کو
یاد ہو شاید آخری بار جب ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ میں نے پولیس میں اپلائی کیا ہوا ہے۔ حوالدار کے طور پر میں سلیکٹ ہوا تھا، پھر لگن تھی اپنی تعلیم جاری رکھتے، مختلف امتحانات پاس کرتے آج اس مقام پر ہوں کہ مصطفیٰ شاہ زیب صاحب جیسے لوگوں کا رائٹ ہینڈ ہوں۔ میں پہلے DIG شاہ زیب صاحب کا رائٹ ہینڈ ہوتا تھا اور پھر جب سے مصطفیٰ صاحب نے پولیس فورس جوائن کی ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا تعلق اسپیشل پولیس فورس سے ہے۔ فیضان صاحب کو امجد خان کو اس قدر کامیاب دیکھ کر حقیقی خوشی حاصل ہوئی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ فیضان صاحب کے سوال پر امجد خان نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا، فی الحال تو مہمانوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ بارات کی روانگی کا وقت قریب تھا، سو فیضان صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے۔ بارات ہال میں جانی تھی، شام کا وقت تھا۔ ہادیہ کے گھر والوں کی طرف سے بڑا زبردست ریسیپشن دیا گیا تھا۔ ہادیہ دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہادیہ کے پاس اس کی آپی جان بھی آئی ہوئی تھی، اماں بھی کے ہمراہ ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی ہادیہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہادیہ برائڈل روم میں تھی اور وہ دونوں خواتین بھی اس کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ رابعہ کے ساتھ ان کی سلام دعا تو تھی ہی، لیکن شہوار بھی عباس بھائی کے ہمراہ آئی تو رابعہ اسے بھی ہادیہ کے پاس لے آئی تھی۔ رابعہ نے آپی جان سے ملایا تو وہ شہوار کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ وہ بار بار شہوار کو دیکھ رہی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ رابعہ نے ہنس کر بتایا کہ شہوار اس کی بہن ہے، حقیقی بہن۔ آپی جان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی اماں بھی سے کچھ کہا تو وہ بھی چونکی تھی۔ شہوار کچھ دیر بیٹھ کر رابعہ کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ اماں بھی اس بچی کو دیکھ کر نہ جانے ہر بار میرے اندر عجیب سی بے قلی پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ نئی بچی؟ ان کے لہجے میں آزردگی تھی۔ اماں بھی نے ہاتھ تھام کر دلاسا دیا۔ تمہارا وہم ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا تو آپی جان افسردہ سی مسکرا دی۔ تمہاری رابعہ سے کب سے دوستی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو ہادیہ چونکی۔ کافی پرانی دوستی ہے، کالج لائف سے ہم ساتھ ہی ہیں۔ اور اس نے آج جس لڑکی کو ملوایا ہے یہ بتا رہی تھی کہ یہ اس کی بہن ہے۔ ہاں، بڑی فلمی سی کہانی ہے۔ رابعہ کی بھی بچپن سے ہی یہ سب بہن بھائی آپس میں بچھڑ گئے تھے۔ ان کے والد بھی کسی بہت بڑے گھرانے کے بیٹے تھے، لیکن خاندان سے جدا ہو گئے تھے۔ کافی عرصے بعد وہ اپنے خاندان سے ملے تو ان کو اولاد مل گئی۔ رابعہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اصل والدین کون ہیں۔ ابوبکر کے جو دوست ہیں ان کی والدہ نے ہی پالا پوسا تو ان کی ہی بیٹی کہلاتی تھی۔ یہ تو اب جا کر علم اسے ہوا ہے کہ وہ جن کو ماموں سمجھ رہی تھی وہی اس کے حقیقی والد ہیں۔ کہانی ایسی تھی کہ آپی جان چونکی تھی۔ کیا نام ہے رابعہ کے والد صاحب کا؟ فیضان۔ فیضان؟ آپی جان نے یہ نام زیر لب دہرایا۔ چہرے پر شدید الجھن تھی۔ ان کی یادداشت میں یہ نام کہیں بھی نہ تھا۔ اس دن رات میں جن کے ساتھ آپ کو گھر بھجوایا تھا وہی رابعہ کے فیونسی ہیں۔ وہ اب تایا زاد بھی رابعہ کی ان سے شادی ہو رہی ہے۔ آپی جان نے سر ہلایا۔ وہ ہادیہ سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ سوالات کا ایک ریلا تھا جو امڑتا چلا آ رہا تھا، لیکن ہادیہ کے پاس کچھ اور خواتین آ گئی تھی اور وہ اپنے سوالات کو اندر ہی دبا کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں بھی ان کی کیفیت سمجھ رہی تھی، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دور چلا تھا۔ مرد خواتین کا سیٹنگ ارینجمنٹ الگ الگ تھا۔ خواتین کا ہال اوپر تھا جبکہ مرد حضرات نیچے، تاہم قریبی احباب اوپر نیچے آ جا رہے تھے۔ مصطفیٰ بھی امجد خان کے انوائٹ کرنے پر آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اسے علم ہوا کہ شہوار اور دیگر لوگ جس کی شادی پر آئے ہیں وہ امجد خان کا ہی بیٹا ہے۔ اس وقت کھانے کے بعد وہ اور عباس اوپر آ گئے تھے۔ شہوار اور رابعہ، سریا بیگم اور بھابھی کے ہمراہ ہادیہ کی والدہ اور دیگر خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانا کھایا جا چکا تھا، سو اب خواتین ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ کیا خیال ہے؟ واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ مصطفیٰ نے شہوار سے پوچھا۔ ابھی تو رخصتی میں کافی دیر ہے، شہوار نے کہا، جبکہ عباس رابعہ کو دیکھ رہا تھا۔ نقص سی تیار، عام حالات میں دکھائی دینے والی رابعہ سے قطعی ایک مختلف روپ میں خوبصورت لباس اور میک اپ سے سجی سنوری وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔
عباس سے صرف سلام دعا ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل رخ موڑے بھابھی سے باتیں کرتی رہی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی کیا؟ شہوار نے رابعہ سے واپسی کا پروگرام پوچھا۔ نہیں، ہادیہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ چلوں گی۔ امی اور بھابھی بھی ابوبکر والے اپارٹمنٹ میں آج رات رکیں گی تو یقیناً مجھے بھی وہیں جانا ہوگا۔ کل ولیمہ ہے، اس کے بعد جیسے بابا کہیں گے وہیں چلی جاؤں گی، اس نے تفصیلاً بتایا تو شہوار نے سر ہلا دیا۔ بابا صاحب تو 2-3 دن بعد حویلی جا رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ شادی حویلی سے ہی ہو سکتا ہے 2-3 دن بعد آپ لوگ بھی حویلی شفٹ ہو جائیں اور میری طرح آپ کی رخصتی بھی یقیناً حویلی سے ہی ہوگی۔ شہوار نے چھیڑا تو عباس کے سامنے رخصتی کے الفاظ پر رابعہ جھمپی تھی۔ کچھ دیر بعد ابوبکر کچھ لوگوں کے ہمراہی میں اوپر آ گیا تھا۔ اب رسم کے مطابق اسلامی اور تحائف وغیرہ کا سلسلہ چلنا تھا۔ ہادیہ کو بھی وہیں سٹیج پر لے جایا گیا تھا۔ اب زیادہ تر لوگ سٹیج کی طرف ہی متوجہ تھے۔ شہوار اور مصطفیٰ بڑے ریلیکس موڈ میں کرسیوں پر براجمان آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ عباس بھی رابعہ اور شہوار کے درمیان خالی چیئر پر ٹک گیا تھا، جبکہ بھابھی کی توجہ سٹیج کی طرف تھی اور سریا بیگم گیدرنگ بھرنے کے سبب اٹھ کر برائڈل روم کی طرف چلی گئی تھی۔ کیا بات ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں جب سے ہمارا نیا ریلیشن دریافت ہوا ہے آپ نے تو لفٹ کرانا ہی چھوڑ دیا ہے، عباس نے دھیمے سے پوچھا تو رابعہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عباس مسکرا کر دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں مسکراہٹ ضرور تھی لیکن ساتھ میں انکہے سے جذبات کی گرمائش بھی تھی۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ ہمارے لیے یہ سب کچھ ابھی بہت نیا سا ہے۔ پہلے بابا فیضان صاحب سے اپنے حقیقی تعلق کا علم ہونا اور پھر ایک دم ان کا آپ کے خاندان سے تعلق ظاہر ہونا اور ساتھ ہی بھائی بہن کا ملنا، ذہن آہستہ آہستہ ہی قبول کرتا ہے نا۔ وہ پر اعتماد تھی سو اس نے نرمی کے ساتھ وضاحت کی۔ ویسے آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، معمول سے ہٹ کر دل کے کافی قریب سی۔ وہ جھمپ سی گئی۔ اس نے ان آنکھوں سے عباس کے دوسری طرف بیٹھی شہوار اور مصطفیٰ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ اتنے ہی بے خبر تھے یا جان بوجھ کر بے خبر ہونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ ان کی توجہ اس کی بجائے سٹیج کی طرف تھی، جبکہ عباس بہت ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بات کرنے کا انداز دھیما ضرور تھا لیکن نظر انداز کیے جانے والا نہیں تھا۔ میں سوچ رہا ہوں اب چند ہی دن رہ گئے ہیں ہماری شادی میں بھی کل عائشہ اور لائبہ کہہ رہی تھی کہ کسی دن رابعہ کو ساتھ لے جا کر شادی کا جوڑا پسند کروا دوں۔ زیور وغیرہ تو ماں جی کا ہیڈک ہے، البتہ برائڈل ڈریس مجھ پر چھوڑا گیا ہے۔ آپ بتائیں کب چل رہی ہیں میرے ساتھ؟ عباس نے موضوع ہی ایسا چھیڑا کہ وہ ایک دم کنفیوز ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں اس قسم کی شاپنگ کی عادی نہیں۔ ہاں میں تو جیسے بڑا عادی ہوں نا، عباس نے ہنس کر کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اسے لگا کہ جیسے عباس کو برا لگا ہو۔ پھر کس دن چل رہی ہیں میرے ساتھ؟ عباس نے کہا تو اس نے شہوار کی طرف دیکھا۔ وہ سٹیج پر موجود دلہا دلہن پر کومنٹس پاس کر رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی ان کی طرف سے مکمل بے خبر تھے، حتیٰ کہ بھابھی بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری، ان پر بھی ایسا وقت آیا تھا سو کچھ نہیں کہتے۔ عباس نے بار بار اس کا بھابھی اور شہوار وغیرہ کی طرف دیکھنا نوٹ کیا تو ہنس کر کہا، یہ لوگ بہت عقل مند ہیں، کچھ نہیں کہیں گے۔ رابعہ محض مسکرا سکی تھی۔ اس کے علاوہ عباس کچھ اور بھی کہہ رہا تھا۔ رابعہ محض مسکراتی ہوئی اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ گھر آ کر وہ بہت مزمل سی تھی۔ اماں بھی نے ان کو بہت دلاسا دیا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا، لیکن ان کا دل تھا کہ اس کو کسی بھی پل کوئی قرار نہ تھا۔ وہ سب لوگ جو عرصہ دراز سے مر مٹ چکے تھے اب اچانک ان کی یاد ستانے لگے، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ تو سب کو رو دھو کر بھلا چکی تھی۔ وہ رات بڑی عجیب سی تھی۔ سوچ کر ماضی کو یاد کرتے کرتے ان کے اعصاب شل ہونے لگے تھے تو اگلے دن تک ان کو شدید بخار نے آ لیا تھا۔ اماں بھی نے ان کو بخار میں پھنکتا دیکھا تو تشویش کا شکار ہوئی تھی۔ انہوں نے قریبی ڈاکٹر سے میڈیسن لا دی تھی۔ خود تو وہ کہیں باہر نکلتی نہ تھی اور نہ ہی آتی جاتی تھی، بس ہادیہ لوگوں سے ہی تعلقات استوار تھے، باقی تو ساری دنیا تیاگ تھی۔
अम्मा भी हत्तल मकदूर उनकी दिलजोई करती रही थी। उनको बुखार 2 दिन रहा और फिर वो ठीक हो गई थी, लेकिन अंदर की बेकली थी कि किसी पल भी चैन ना था। अगले दिन उन्होंने हादिया का नंबर मिलाया। सलाम दुआ के बाद उन्होंने दिल की बात कह दी। मुझे तुम्हारे दोस्त राबिया से मिलना है। ना जाने क्यों जब से उससे और उसकी बहन से मिली हूँ, दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई है। आपी जान खैरियत है ना? दूसरी तरफ हादिया परेशान हो गई थी। हाँ सब खैर है, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन है। आप कहती हैं तो मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। नहीं, तुम्हें ख्वामखा जहमत होगी। बस मुझे अपनी दोस्त का नंबर दे दो। जवाबन हादिया ने राबिया का नंबर लिखवा दिया। कुछ देर बाद बात हुई और फिर उन्हें कॉल बंद कर दी। उन्होंने अपने सामने लिखे नंबर को देखा और फिर कुछ सोचा था। उनके चेहरे पर फैसला कुन कैफियत थी। वो कॉलेज से लौटी तो वलीद उसे देखकर मुस्कुराया। अच्छा हुआ तुम खुद आ गई, वरना तुम्हें कॉलेज से पिक करना पड़ता। उसने नासमझी से पहले वलीद और फिर रोशी को देखा। रोशी निगाहें चुरा कर वलीद को मुस्कुरा दी। क्यों? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। शहवार की काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद वो राज़ी हुई है। तुम भी साथ चलो प्लीज़, वलीद ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन आपकी शॉपिंग में मेरा क्या काम? क्यों, तुम कोई अच्छा मशवरा भी नहीं दे सकती क्या? वलीद एकदम संजीदा हुआ। वो तो ठीक है, लेकिन जेंट्स की शॉपिंग का मुझे ख़ास कोई तजुर्बा नहीं। वो जो मारे बंदे वलीद से मुखातिब हुई थी संजीदगी से कहा। कोई बात नहीं, शहवार भी होगी, तुम दोनों मशवरा देना, वलीद ने कहा तो उसने रोशी को देखा। वो कंधे उचका गई। अना को ये सब बड़ा तकलीफ दे लग रहा था। वलीद का रवैया उसके साथ बहुत बेहतर हो गया था, बल्कि पहले जैसा ही हो गया था, लेकिन वो खुद तो इसी अजियत में घिरी हुई थी जहाँ किसी भी पल चैन ना था। मैं चेंज कर लूँ? बादल नाख्वास्ता उसे हामी भरना पड़ी। मैं आती हूँ, वलीद ने सर हिलाया। आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। सच कह रही हूँ, बहुत बुरी तरह पिटेंगे। वो लाउंज से निकली तो रोशी की झंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी तो साकत रह गई। हाय, क्या कहा मैंने? पहले तो तुम सबको गिला था मेरा रवैया अना के साथ ठीक नहीं, और जबकि मैंने खुद पहल करते अपना रवैया तब्दील कर लिया है, बिल्कुल पहले जैसा हो रहा हूँ, तो तुम सबको एतराज़ हो रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रोशी की आवाज़ में काफ़ी गुस्सा सुनाई दिया तो जवाबन वलीद ने एक जानदार सा कहका लगाया था। अना का दिल जल का राख होने लगा। वो तेज़ी से वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग गई। ना जाने वलीद ने क्या कहा था, लेकिन वलीद का यह रवैया उसे और ज़्यादा तकलीफ से दो चार कर रहा था। वो उससे बहुत ज़्यादा खफा और नाराज़ था, लेकिन अब एकदम उसका रवैया बदल गया था। कमरे में आई तो आंखें आंसुओं से जलने लगी थी। उसने सोचा कि वो अब नहीं रोएगी, अपना दिल नहीं जलाएगी, जो जैसा हो रहा है सजा के तौर पर कबूल करेगी। लेकिन दिल था किसी भी पल करार चैन ना था। वो खुद को संभालती बामुश्किल तैयार हुई थी। सी ग्रीन लाइट सा ड्रेस पहने वो बिल्कुल सादा सी और काफ़ी मुज़हमिल सी लग रही थी। वो बैग और चादर लेकर बाहर आई तो रोशी और वलीद दोनों धीमे लहजे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसे देखकर दोनों खामोश हो गए। वलीद ने उसे बगौर देखा। सी ग्रीन में उदास अफसुर्दा सी आंखें, वो चंद पल के लिए साकत रह गया। बड़ा सोगवार सा हुस्न, वो यकटक देखे गया। अना ने नागवारी से रुख बदला तो वो मुस्कुराया। ओके चलते हैं, हम वापसी पर इधर ही ड्रॉप कर दूंगा, वो रोशी को कह रहा था। आजकल वो मुस्तफ़ा की तरफ क़याम पज़ीर था। अब तो उसके रंग ढंग अंदाज इतवार हर चीज़ बदली हुई थी। बाबा साहिब ने नई गाड़ी दिलाई थी। वो उसके साथ बाहर आई तो नई गाड़ी देख कर चौंकी। बाबा साहिब की तरफ से गिफ्ट मिला है, आज ही शोरूम से निकलवा कर लाया हूँ। सोचा तुम्हारे साथ पहला सफ़र इंजॉय करूँ, वो बता रहा था। वो आखिरी अल्फाज तो अना को जलाकर खाकस्तर कर गए थे। उसने बहुत शिकवा भरी निगाहों से वलीद को देखा, लेकिन उसने मुस्कुरा कर उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। प्लीज़ हैव योर सीट मैम। अना ने लब भींच लिए। उसका दिल चाह रहा था कि वो वापस पलट जाए, लेकिन दिल पर जबर करते वो बैठ गई। वलीद ने गाड़ी गेट से निकाली। वो बिल्कुल चुपचाप साकत सी बैग के स्ट्रिप से खेलती बाहर देख रही थी।
कैसी लगी तुम्हें ये गाड़ी? उसने पूछा। अच्छी है, वो मुख्तसरन कहकर फिर खामोश हो गई थी। बाकी का सफ़र खामोशी से कटा था। वो इस वक्त चौंकी जब वलीद ने एक शानदार से होटल की पार्किंग की तरफ रुख किया और फिर कुछ पल बाद उसने गाड़ी रोकी। हम तो शॉपिंग के लिए निकले थे ना? उसने संजीदगी से वलीद को जताना चाहा तो वो हंस दिया। यस ऑफ कोर्स। अना ने सवालिया नज़रों से देखा तो उसने मुस्कुरा कर वजाहत की। असल में पेट में जो चूहों का मैच चल रहा है, तुम भी कॉलेज से लौटी हो, यकीनन तुम्हें भी भूख लगी होगी। मैं इतना बेमुरव्वत तो नहीं कि शॉपिंग करवा लूं और खिलाऊं पिलाऊं, कुछ नहीं। सो डियर अना साहिबा, पहला काम पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। वलीद का मूड वाकई बहुत खुशगवार था। अना ने हैरत से देखा। लेकिन मुझे भूख नहीं, उसने टालना चाहा। इग्निशन से चाबी खींचकर उसने कति बेपरवाही से कहा। अना का दिल जलने लगा। अजीब सी कैफियत हो रही थी। ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा था और दिल से होक भी उठ रही थी। वो उसके साथ होटल के अंदर दाखिल हुई। वलीद ने उसके लिए खुद कुर्सी खींचकर बैठने को कहा। वलीद का हर अंदाज नाकाबिले फहम था। मेरी गाड़ी की खुशी में ये लंच कबूल कर लो। अना ने संजीदगी से देखा। वलीद के चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट चिपक सी गई थी। वो जिंदगी में शायद पहली बार इस कदर खुशगवार मूड में देख रही थी। क्या खाओगी? मेन्यू कार्ड उसे थमाते उसने पूछा तो अना के तेवर बदले। जब लंच आप करवा रहे हैं तो जो मर्जी खिला दें, क्या फर्क पड़ता है? उसका लहजा तीखा हुआ तो वलीद हंस दिया। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो वाकई मेन्यू कार्ड को पढ़ने लगा। अना का जी चाहा कि उठकर यहाँ से चली जाए, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अब वलीद के सामने मजबूत रहेगी, किसी भी किस्म के बचकाना रवैये का मुजाहरा नहीं करेगी। वलीद ने 3-4 आइटम्स सिलेक्ट किए थे। दोनों की पसंद मलहूज़ खातर रखा था उसने। खाना सर्व होने में कुछ वक्त लगा था। आप तो अपनी फैमिली से मिल जाने पर बहुत खुश होंगे ना? उसने पूछा तो वलीद मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, बाबा साहिब चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हवेली शिफ्ट हो जाएं, लेकिन बाबा फिजान भी नहीं मान रहे। लेकिन बाबा साहिब की जिद है कि राबिया की शादी हवेली से होगी। देखें कौन किसको मनाता है। बाबा ने सारी जिंदगी खुददारी में गुजारी है और इस उम्र में आकर वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहिब की जिद और ख्वाहिश के सामने उनकी ये खुददारी बहुत देर तक कायम नहीं रह सकेगी। वलीद ने भी संजीदगी से बताया। आप वाकई चाहते हैं कि अंकल आपके खानदान में चले जाएं? मैं बस ये जानता हूँ कि मेरे वालिद के साथ माजी में जो ज़्यादतियाँ हुई उनका अजाला हो जाए। बेशक उन्होंने बाबा साहिब को वालिद के तौर पर कबूल कर लिया है, लेकिन जायदाद दौलत किसी भी वो हिस्सादार नहीं बनना चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब उनका हक है। मुस्तफ़ा की फैमिली को मैं एक अरसे से जानता हूँ। मुझे इल्म है उन सब के दिल बहुत फराख और मोहब्बत के लिए दिल नरम है, और बाबा साहिब की जिद के सामने बाबा बहुत देर तक कायम नहीं रह सकेंगे। मैं बस हर हाल में अपनी बहनों और अपने बाप को सिक्योर देखना चाहता हूँ। वलीद का मौक़िफ़ अच्छा था। अना ने सर हिलाया। तो फिर अब आप अपने वालिद साहिब के साथ हवेली में रहा करेंगे? उसने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया। वकार अंकल चाहते हैं कि मैं अभी भी इसी तरह इनका बिजनेस वर्क देखूं, और शाहजेब अंकल चाहते हैं कि मैं उनके साथ अब्बास सज्जाद भाई के साथ मिलकर काम करूं। देखो क्या करता हूं। वलीद ने कंधे उचकाए। तो फिर आप किसके साथ काम करेंगे? उसने संजीदगी से पूछा। अभी तो मैं पुरानी रूटीन ही निभा रहा हूँ, नेक्स्ट देखें क्या करता हूँ। फिलहाल तो कुछ भी फैसला नहीं किया। वलीद कंधे उचका कर कहा। खाना सर्व कर दिया गया था। दोनों ने खाना खाया। खाना खाते हुए अना का मूड कुछ बेहतर हो गया था। खाने के दौरान शहवार की कॉल आई थी। वो सब शॉपिंग सेंटर पहुंच चुके थे और वो वलीद का पूछ रही थी। वलीद ने कुछ देर पहले पहुंचने का कहा। वो लोग वहां पहुंचे तो हाँ, शहवार, सबा, आयशा के अलावा शाइस्ता भाभी भी थी। तो राबिया के अलावा अब्बास भाई भी थे। सभी गर्मजोशी से मिले थे। पुप्पो कह रही थी कि बस आज सारी शॉपिंग फाइनल कर लें। शहवार ने बताया तो अना का चेहरा बुझ सा गया, और जब शॉपिंग का दौर चला तो अना के हकीकतन हाथों के तोते उड़े थे। वो जो समझ रही थी
کہ یہ سب لوگ رابعہ کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں تو خیال غلط تھا۔ رابعہ کے علاوہ شائستہ بھابی اس کے لیے بھی شاپنگ کر رہی تھی اور ہر چیز اس کی پسند سے لینا چاہ رہی تھی۔ ان کا ارادہ تو آج برائڈل ڈریس بھی خریدنے کا تھا۔ وہ سب کیا ہو رہا تھا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اتنے سارے لوگ، ان کی باتیں، اس کا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ ولید بہت خوش تھا۔ وہ تو شاید اپنی شاپنگ بھول بھال گیا تھا یا پھر محض انا کو ساتھ لانا مقصد تھا۔ انا کو لگ رہا تھا کہ سب بہت غلط ہو رہا ہے۔ شائستہ بھابی ہر چیز میں اس کی رائے لے رہی تھی، بلکہ وہ کیا، ہر کوئی اس کی رائے کو مقدم جان رہا تھا، حتیٰ کہ ولید بھی۔ رابعہ کنفیوز تھی لیکن خوش تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ پڑی تھی۔ ایسے میں عباس کا ساتھ اور اس کے چھوٹے موٹے جملے، خوشی سے رابعہ کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ انا بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ان لوگوں نے نہ جانے کیا کیا خریدا اور کیا کیا نہیں۔ وہ تو ہوا سے گم اور خطا اوسان لیے سب کے ساتھ تھی۔ اللہ اللہ کر کے ان سب کی شاپنگ ختم ہوئی تو انا نے گھر جانے کی ضد شروع کر دی تھی۔ وہ سب لوگ شاپنگ کے بعد کچھ کھانے پینے کے موڈ میں تھے، جبکہ اس کا موڈ قطعی آف تھا۔ ولید کو اس کے موڈ کا اندازہ ہو رہا تھا جو وہ بمشکل بحال کیے ہوئے تھی۔ وہ سب کے اصرار کے باوجود اسے لے کر گاڑی کی طرف بھر آیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ کیا تھا یہ سب؟ آپ نے تو اپنی شاپنگ کا کہہ کر مجھے ساتھ لائے تھے، لیکن یہاں تو اس کا ضبط بس یہاں تک ہی تھا۔ ولید نے جیسے ہی گاڑی ڈرائیو کی وہ پھٹ پڑی۔ ولید نے سنجیدگی سے دیکھا۔ یہ لوگ تمہیں کئی دن سے ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی لیکن تم مان ہی نہیں رہی تھی۔ کل شائستہ بھابی نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہہ دیا تمہیں ساتھ لے آؤں گا۔ ولید کا انداز نارمل تھا۔ انا نے بہت دکھ سے دیکھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، مجھے چیٹ کرتے ہوئے بہانے سے مجھے لے کر آئے ہیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ لو، میں کیوں شرم کروں؟ بھابی بیچاری پریشان تھی، میں نے اس طرح ذرا ہیلپ کر دی ان کی۔ نہیں کرنی مجھے یہ شادی۔ سب کو صاف علم ہو گیا ہے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ اس کے باوجود اب سب لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ولید نے بہت اطمینان سے اس کی بات سنی۔ جو ہونا تھا ہو چکا، ہم سب نے صورتحال سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ کاشفا اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، سب کچھ کلیئر ہے۔ لیکن اس سب سے زیادہ کلیئر صورت یہ ہے کہ وقار انکل کا کہنا ہے کہ وہ زبان دے کر پھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ رہ گئی تمہاری رضامندی، انہیں تمہاری خواہش سے زیادہ اپنی عزت پیاری ہے۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ ان کا موقف دیکھا جائے تو وہ غلط نہیں ہے۔ حماد کے گھر والوں کی بھی کوئی عزت ہے، خاندان بھر میں بات پھیل چکی ہے، اور اب جب کہ شادی میں دن بھی بہت کم رہ گئے ہیں تو ایسے میں انکل کو بیٹی کی خواہش سے زیادہ دونوں خاندانوں کی عزت کا خیال ہے۔ انا بے یقینی سے ولید کو سن رہی تھی۔ وہ تو ولید کے بدلے رویوں سے نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی تھی، اور یہ جو آپ کا بدلتا ہوا رویہ ہے، کیا یہ سب بھی ڈرامہ ہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی اور تلخی تھی۔ ولید نے اس کو بغور دیکھا۔ چہرے پر عجیب سی اذیت بھری کیفیت تھی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی قدورت و بدگمانی نہیں ہے۔ اب تم میری بہت اچھی دوست تھی اور رہو گی۔ ولید نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ کی گرفت میں لیتے نرمی سے کہا تو انا کو لگا کہ اس کے سر پر گاڑی کی چھت آ گری ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ انا کو لگ رہا تھا کہ اطراف میں جیسے آکسیجن کی ایک دم شدید کمی ہو گئی ہو۔ وہ تو نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگی تھی۔ وہ ولید کا اچھا رویہ دیکھ کر خوش گمانیوں کے حصار میں جکرنے لگی تھی، لیکن ولید نے تو گویا بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ میں آپ سے کئی بار معافی مانگ چکی ہوں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے کیا ہیں، آپ بے خبر نہیں ہیں۔ اس کے باوجود آپ یہ سب ہونے دیں گے؟ وہ لمحہ بہ لمحہ مدھم ہوتی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ایک پل کو تو اس قدر واضح اور صاف اظہار پر ولید کا دل رکا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس پر حواس غالب آ گئے تھے۔ آئی ایم سوری انا۔ ولید نگاہیں پھیر گیا۔ انا کو لگا جیسے ایک دم فضا میں ساری آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ وہ لڑکی ہونے کے باوجود دل کی بات کہنے سے باز نہیں آئی تھی، اور ولید، اس نے بے یقینی سے ولید کو دیکھا تھا۔ ولید کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری ہو چکا تھا۔ انا نے ولید کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالا۔
उसे लग रहा था कि वो अभी बेजान होकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर ढह जाएगी, लेकिन वो अपनी इज्जत नफ्स और वकार को खो जाने के बाद अब वलीद के सामने मजीद बिखरना नहीं चाहती थी। उसके लाख जब्त करने के बावजूद चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बनती चली गई थी। वो चेहरा मोड़कर दूसरी तरफ रुख फेर गई थी। वलीद उसका एक एक अंदाज नोट कर रहा था। उसके अंदर शदीद तासुफ ने सर उठाया था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर लब दांतों तले दबा लिया। वो देख रहा था वो रो रही है, लेकिन अना का वजूद बिल्कुल साकत था। उसने एक बार फिर अना को देखा। उसके चेहरे पर अना के लिए तशवीश फैल रही थी। अना, तुम? कुछ तवक्कुफ के बाद उसने पुकारा तो अना के साकत वजूद में जुम्बश हुई थी। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें। अंदाज बहुत अजनबी सा था। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसका लहजा बहुत अजीब सा था। उसके बाद वलीद के अंदर इतनी हिम्मत ना हो सकी कि वो उसे मुखातिब करता। उसने उसे देखते गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। वो घर आई तो बहुत अजीब सी कैफियत सी थी। घर में सभी मौजूद थे। वो बामुश्किल खुद को संभाले हुए थी। घर आते ही वो कमरे में घुस गई। रोशी को उसके रवैये से तशवीश लाहक हुई थी। उसने अना को डिस्टर्ब करने की बजाय वलीद को कॉल मिलाई, और इधर से जो सुनने को मिला था, रोशाने का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। बहुत बुरा कर रहे हैं आप अना के साथ, मैं सच कह रही हूँ, बहुत पछताएंगे आप। गुस्से से कहकर उसने कॉल बंद कर दी। रोशी अना के कमरे में आई तो वो बहुत दिल गिरफ्ता सी कालीन पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा सुर्ख था और आंखें मतवरम। रोशी को शदीद तासुफ ने आ लिया। अना ने उसे देखकर खुद को संभालने की कोशिश की। क्या हुआ? रोशी उसके पास ही कालीन पर बैठ गई। अना ने खामोशी से रोशी को देखा। इस वक्त वो सख्त बिखरी हुई और आजुर्दा सी लग रही थी। मुझे लगता था कि जैसे मेरा इकरार वलीद का रवैया बदल देगा, और आज मैं अपनी अना, अपना वकार, सब कुछ उसके कदमों में डाल आई। लेकिन वो एक पल को रुकी थी। अना के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें फिर जगह बनाने लगी थी। वो मुझे एक दोस्त से ज्यादा दर्जा देने को तैयार ही नहीं। मैं जानती हूँ वो अभी भी काशफा वाले वाक़े को लेकर अना का मसला बनाए हुए है। बज़ाहिर उसने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन वो इस वाक़े को भूला नहीं। मैं समझती थी वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसे मुझसे मोहब्बत तो क्या, उनसियत तक नहीं। वो रोशी का हाथ जकड़ कर शिद्दत से रोई थी। रोशी ने एक गहरा सांस लिया। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। वो चाहता है मैं पछताऊं, सारी उम्र उसके सामने भीख मांगूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब खुद को मजीद रुसवा नहीं करूंगी। तुम्हारा तो वो भाई है, तुम सब उसी की फेवर करते हो। तुम सब के नज़दीक मैं कसूरवार थी तो ठीक है, मैं सज़ा भुगतूंगी। मैं हमाद से शादी करूंगी, और कह देना अपने चहेते भाई से कि मैं उससे शदीद नफरत करती हूँ, शदीद तरीन नफरत। वो अंदर का गुबार निकाल कर रो रही थी, वलीद को कोस रही थी, और रोशी वो गहरा सांस लेते बस उसे अंदर का गुबार निकालते देख रही थी। उसके पास तसल्ली के लिए कोई लफ्ज ना थे मासवाए चुप रहने के। लाला रुख तड़प रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अपने घर, अपने बच्चों के पास पहुंच जाए, लेकिन वो बिल्कुल बेबस थी। वो जिन लोगों को अपना मददगार समझ रही थी, अब वही लोग उसको अपने दुश्मन लग रहे थे। वो लोग उसके घर लाने की बजाय धोखे से एक ऐसी जगह ले आए थे जहां उन जैसे और भी बहुत से लोग थे। वो बहुत अजीब से लोग थे, और कोई ना कोई मर्द औरत चला आता और उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न जवानी को बाजारी नज़रों से टटोलने लगता था। लाला रुख सख्त खौफजदा हो गई थी। उसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि वो किन लोगों में फंस गई है। यहाँ आकर इन दोनों मियाँ बीवी की असलियत खुलकर सामने आई थी। ये दोनों मियाँ बीवी खाना बदोश थे, कभी यहाँ और कभी वहाँ। ये लोग मुख्तलिफ किस्म की वारदातों और गलत कामों में मुलव्वस थे। कभी कोई बच्चा उठाकर बेच दिया, या कभी कोई चोरी कर ली, लेकिन इस बार एक हसीन और जमील औरत को देखकर इन लोगों ने एक मुख्तलिफ प्लानिंग की थी। वो औरत चंद दिन पहले ही इस इलाके में आई थी और काम के गर्द से इस जगह लगी थी, और फिर उस दिन वो खाना लेकर आई तो लाला रुख का हुस्न देखकर चौंकी थी। उसने अपने शोहर से बात की और शोहर फौरन आमादा हो गया था, और फिर इन दोनों ने मिलकर लाला रुख को वहां से निकाल लिया
اور اسی رات اپنا مختصر سا سامان لے کر وہ اپنی رہائش سے بھی بھاگ نکلے تھے۔ لالا رخ ان سے کہتی رہی کہ وہ اسے اس کے گھر جانے دیں، اور وہ دونوں میاں بیوی اسے تسلیاں دیتے رہے کہ جیسے ہی حالات نارمل ہوتے ہیں اسے جانے دیں گے، اور پھر لالا رخ ان کے جال میں مکمل طور پر پھنس گئی۔ اس بار وہ اس کا سودا کرنا چاہتے تھے، لیکن گاہک انہیں اپنی مرضی کا نہیں مل رہا تھا۔ ان دونوں نے اسے ایک بوسیدہ سے کمرے میں بند کر رکھا تھا، جہاں بس ایک وقت اس کو کھانا پہنچا دیا جاتا تھا۔ لالا رخ کو اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت کی فکر پڑ گئی تھی۔ پھر بچوں کے خیال سے جان سوکھنے لگی تھی، اور پھر اس دن وہ عورت آئی تھی۔ ہم نے سودا کر دیا ہے تیرا، رات کو کچھ آدمی تجھے لینے آئیں گے، آرام و سکون سے ہمارے ساتھ تعاون کرے گی تو ٹھیک، ورنہ بے ہوش کر کے باندھ کر ڈال دیں گے ان کے آگے تجھے۔ کاروباری انداز تھا۔ لالا رخ شدت سے رو پڑی۔ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ تم جانتی ہو میں ایک مظلوم عورت تھی، اپنے بچوں کے لیے دن رات تڑپ رہی تھی۔ میں نے تم لوگوں پر اعتبار کیا اور تم نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو، جانے دو مجھے، زیادہ بک بک نہ کر، رات کو لینے آؤں گی، ذہن تیار کر لینا۔ اس شکیل قلب عورت پر کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کہہ کر اس کے سامنے کھانا رکھ کر چلی گئی تھی، اور لالا رخ وہ تو عجیب سے عذاب میں گھر گئی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ عورت اس کے تعاقب میں چلی آ رہی ہے۔ وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہی تھی، لیکن نجات کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ وہ سارا دن اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، نجات کا رستہ ڈھونڈتی رہی، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا تھا۔ روتے سسکتے وہ وقت آ پہنچا جب ان ظالم میاں بیوی نے اس کے روتے بلکتے وجود کو ان دو مردوں کے حوالے کر دیا تھا۔